केस ऑफ द आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेज? बेसिकली दो तरह के लोग रहते हैं, एक होते हैं स्पेक्यूलेटर, एक होते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, एक होते हैं स्पेक्यूलेटर, एक होते हैं इन्वेस्टर। अब स्पेक्यूलेटर का काम क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। मुझे जैसे लगता है कि आज की डेट में जो यूएसडी का प्राइस है वो अप जाएगा, ठीक है, तो मैं स्पेक्यूलेट कर लेता हूं, सो आई एम अ स्पेक्यूलेटर। लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे अपनी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नीड्स है, मेरी कंज्यूमर नीड्स है, या फिर एज अ बैंक मैं यहां पर डील कर रहा हूं, सो दैट इज बेसिकली एन इन्वेस्टर, तो वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक थर्ड चीज भी है, दैट इज रिलेटेड टू आर्बिट्रेजर, that if you are dealing in the different foreign currencies and if you have a keen knowledge related to the different markets also, जो foreign exchange markets हैं उनके बारे में नॉलेज भी है, आपको ये पता है कि एक मार्केट में प्राइस कम है एंड उसी समय पर दूसरी मार्केट में प्राइस जो है वो ज्यादा है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस रहता है, तो कुछ ना कुछ रेट्स में फ्लक्चुएशंस जो होती हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो इस पर्सन ने क्या किया, इसने देखा कि 68.10 पर डॉलर पर मार्केट एक रेट में अवेलेबल है, एक मार्केट में इतने रेट में अवेलेबल है, एंड फर्दर उसी समय पर जो दूसरी मार्केट है वहां पर जो यूएसडी है वो 6.30 में अवेलेबल है। ओके, यानी कि खरीद सकते हैं, यहां पर खरीद सकते हैं, यहां पर बेच सकते हैं। तो यहां पर इसने सेम टाइम पर क्या किया, इस मार्केट से परचेज किया एंड साथ ही बिना उसको रिटेन किए हुए उस यूएसडी को दूसरी मार्केट में बेच दिया, इस यूएसडी को दूसरी मार्केट में बेच दिया। तो ये क्या है, आर्बिट्रेजर है। इन दैट केस द पर्सन इज द आर्बिट्रेजर। सो आर्बिट्रेज इन फॉरेन एक्सचेंज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दैट आप साइमल्टेनियसली एक करेंसी को परचेज करते हैं एंड इमीडिएटली उसको दूसरी मार्केट में बेच देते हैं, दूसरे सेंटर में बेच देते हैं। दैट इज अ बेसिकली आर्बिट्रेजर। आप यहां पर मार्केट की फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट उठाते हैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। ओके, आफ्टर दैट इट इज foreign exchange rate in Mumbai is USD 1 and further rate is given UK euro is given to be this. An exporter wants to discount an export bill of euro 10,000. तो एक एक्सपोर्टर है जो कि अपना एक्सपोर्ट बिल यूरो का डिस्काउंट करना चाहता है। ओके, तो यहां पर एक्सपोर्टर है। अब ये एक्सपोर्ट बिल होता क्या है पहले तो इसके बारे में समझिए। तो यहां पर मैं कहता हूं कि एक्सपोर्टर है, तो एक्सपोर्टर का काम क्या है कि इसने सामान भेजा होगा, कोई ना कोई गुड्स शिप किए होंगे, किस पर्सन को, इंपोर्टर को। अब इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया तो इसने एक बिल यहां पर ड्रॉ कर दिया, इसने यहां पर बिल ड्रॉ कर दिया जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। लेट अस से कि इसने बिल ऑफ एक्सचेंज इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, इंपोर्टर के ऊपर ड्रॉ कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का एक ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है इंपोर्टर के लिए, यानी कि जो डेप्टर है जिसने पैसा उधार पर लिया है उसके लिए, कि वो यहां पर जो एक्सपोर्टर है, तो एक्सपोर्टर क्या, वो क्रेडिटर हुआ जिसने उधार पर सामान देना है, एंड इंपोर्टर क्या, डेप्टर है जिसको उधार पर सामान मिलना है। तो क्रेडिटर एक अनकंडीशनल ऑर्डर देता है कि भाई तू इतने समय के बाद मुझे पैसे वापस कर देगा, या ऑन डिमांड मुझे पैसे वापस कर देगा। ठीक है, इस चीज के रिलेटेड तो एक ऑर्डर देता है एक्सपोर्टर यहां पर इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर यहां पर इंपोर्टर को एक ऑर्डर दे देता है। ये चीज क्लियर होगी है? ओके, अब यहां पर जब एक ऑर्डर इसने दे दिया तो यहां पर ये क्या करेगा, इसे इस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं तेरी ये बात मानता हूं। ठीक है, तो ये यहां पर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा एंड ये बिल अब जो है ये किसके पास आ जाएगा, एक्सपोर्टर के पास आ जाएगा। ये कौन सा बिल होता है, दिस इज द एक्सपोर्टर बिल, दिस इज द एक्सपोर्टर बिल। अब एक्सपोर्टर को यहां पर लिक्विडिटी की जरूरत थी तो ये अपने बैंक के पास चला गया, इस बिल को इसने उठाया और अपने बैंक के पास विजिट कर लिया कि मुझे इस बिल को डिस्काउंट कर दो, मुझे इस बिल को डिस्काउंट कर दो। मान लीजिए इस बिल में कुछ एक साइड यहां पर ये डिमांड बिल था, मान लीजिए डिमांड बिल था। डिमांड बिल का मतलब क्या होता है कि जब भी पैसे डिमांड किए जाएंगे इंपोर्टर वो पैसे पे कर देगा, इंपोर्टर वो पैसे पे कर देगा। तो ये बैंक के पास क्या, बैंक को कहता है कि मेरा बिल डिस्काउंट कर दो, कि आप मुझे लिक्विडिटी अभी प्रोवाइड कर दो, उसके बाद खुद से यहां पर बिल को यहां पर कवर अप करते रहना, बिल को आप अपने आप कवर अप करते रहना, मुझे मेरे पैसे एक बार आप दे दो। ठीक है, तो यहां पर बैंक एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देगा, अपना मार्जिन कट करते हुए एक्सपोर्टर को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देगा। तो यहां पर क्वेश्चन की सिंपलिसिटी को बनाए रखने के लिए हमने ना तो यहां पर जो भी टाइम पीरियड इन बिटवीन लगेगा उसको कंसीडर किया है, ना ही हमने यहां पर बैंक के मार्जिन को कंसीडर किया है। लेकिन एक चीज हम समझ गए कि यहां पर जो रेट एप्लीकेबल होगा वो मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर को डिस्काउंट करवाना है बिल को,
एक्सपोर्टर को डिस्काउंट करवाना बिल को, एंड वो बैंक के पास गया है एंड उसे यहां पर प्राइस चाहिए। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर हम देखते हैं तो अगर बैंक ने यहां पर कस्टमर को यूरो के बदले में आईएनआर प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि ये तो आईएनआर ही क्रेडिट करेगा ना इसके अकाउंट में, क्योंकि इंडियन करेंसी में क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो यहां पर इसे मार्केट में क्या करना पड़ेगा, यूरोज को बेचना पड़ेगा, मार्केट में यूरो को सेल करना पड़ेगा एंड आईएनआर ले लेगा। लेकिन अगर हम कॉट्स की तरफ देखें अब ध्यान से, यहां पर अगर हम यहां पर इन रेट्स की तरफ देखते हैं तो मुझे यूएसडी के बदले में बताया गया कि कितने रुपीस में मुझे यूएसडी मिल जाएगा। फर्दर मेरे पास ये चीज अवेलेबल है कि मुझे कितने यूएसडीज में यूरो मिल जाएगा, मुझे कितने यूएसडीज में यूरो मिल जाएगा, इसके बारे में बताया गया। लेकिन मेरे पास ये रेट अवेलेबल नहीं है, यहां पर मेरे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है कि मैं यहां पर डायरेक्ट रेट निकाल पाऊं। तो यहां पर मुझे एक तो क्रॉस रेट लगाना पड़ेगा। अब क्रॉस रेट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे को यहां पर यूएसडीज परचेज करने हैं, मुझे क्या करना है, बेसिकली यूरोज को बेचना है, मेरे को यहां पर मार्केट में यूरोज को सेल करना है। तो यूरोज को सेल करके मैं क्या करूंगा, यहां पर यूएसडीज को परचेज कर लूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिक हम करेंगे क्या, हम बेसिक, आप इस बेसिक पॉइंट को समझ रहे हैं ना। अब बैंक के पास यहां पर क्या अवेलेबल है, बैंक के पास जब ये मैच्योर हो जाएगा बिल, यानी कि ये इंपोर्टर के पास जाएगा, इस तरह से समझिएगा इसको, जब ये, अभी इस चीज को भूल जाइए, अब इस चीज को समझिए सबसे पहले कि जब ये बिल को लेकर के बैंक ने यहां पर पैसे प्रोवाइड करने थे एक्सपोर्टर को, तो बेसिकली जब यहां पर बिल पूरा हो जाएगा तो बैंक जो है वो यहां पर किसके पास जाएगा, बैंक जो है वो यहां पर इंपोर्टर के पास जाएगा, उसको पैसे देने के लिए बोलेगा। तो ये इंपोर्टर जो है वो बैंक को यूरो प्रोवाइड कर देगा, जो बैंक है, जो इंपोर्टर है वो बैंक को यूरो प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि यूरो में ड्रॉ किया गया था बिल, तो इंपोर्टर ने यहां पर यूरो दे दिए। अब यहां पर बैंक के लिए क्या टास्क है कि इन यूरो को मार्केट में बेचना है, यूरो को मार्केट में सेल करना है, लेकिन किसके पॉइंट से, कस्टमर के पॉइंट से सेल करना है। तो बैंक जो है इन यूरोज को कितने प्राइस में खरीदेगा वो रेट हमने कोट करना है, एज अ बैंक हमने वो कोट करना है, ठीक है। तो कस्टमर ये यूरो बेचना चाहता है एंड बैंक ये यूरो खरीदेगा एंड उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हुए आईएनआर में पैसा प्रोवाइड कर देगा। ये पूरा का पूरा यहां पर सिनेरियो है, इसके हिसाब से अब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट रेट्स को मैं लिख लेता हूं। तो यहां पर यूएसडी 1 इज given to be 68.10/30 एंड फर्दर ये INR का दिया गया है। फर्दर यूरो इज गिवन टू बी 1.05/1.10 USD, ठीक है। तो ये चीज यहां पर दी गई है। तो पहली चीज मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर यूरोज को मार्केट में बेचूंगा एंड यूएसडीज को ले लूंगा। तो पहली चीज कस्टमर को क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट रेट तो अवेलेबल नहीं है, तो कोटेशन किस हिसाब से बनेगी कि यूरो को मार्केट में बेचेंगे, यूएसडीज को परचेज कर लेंगे। इज इट राइट? ये चीज क्लियर होगी अपने को, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहां पर से मार्केट में क्या करेंगे, हम यहां पर यूएसडीज को परचेज कर लेंगे एंड यूरो को बेच देंगे, एंड यूएसडीज को परचेज कर लेंगे। ओके, तो यहां पर क्या रेट कोड है हमारे पास, यूरो इज इक्वल टू 1.05/10, ये बाइंग कॉट है, ये सेलिंग कॉट है। अब यहां पर एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देख के दे पाइए कि मैं एज अ कस्टमर किस रेट पर खरीद बेच पाऊंगा, जिस रेट पर मार्केट यहां पर खरीदने को तैयार है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने यूरोज को मार्केट में सेल करना है तो किस रेट पर सेल कर पाऊंगा, जिस रेट पर मार्केट बेचने को, जिस रेट पर मैं बेचना चाहता हूं तो मैं किस रेट पर बेच पाऊंगा, जिस रेट पर मार्केट खरीदने को तैयार है, यानी कि बाइंग कॉट को हम कंसीडर करेंगे। सो 1 यूरो इज इक्वल टू बी 1.05 यूएसडीज, 1.05 यूएसडी, ये यहां पर चीज हो गई है। अब उसके बाद यहां पर सेकेंडरी चीज क्या है, जब मेरे पास एक बार यूएसडीज आ जाएंगे, अब मैंने यहां पर यूरो को मार्केट में बेच दिया एंड मेरे पास यूएसडी आ गए हैं। अब मैंने यूएसडी को मार्केट में बेचना है एंड मेरे पास क्या आ जाएंगे, आईएनआर आ जाएंगे। यही सिनेरियो चाहिए था मुझे। तो यहां पर दूसरी चीज जो है वो ये वाला रेट एप्लीकेबल है। तो यहां पर मैंने क्या करना है, अब यूएसडी को बेचना है, किस रेट पर बेच पाऊंगा, जिस रेट पर मार्केट खरीदने को तैयार है, यानी कि बाइंग रेट के ऊपर। सो 1 यूएसडी इज इक्वल टू 68.10, क्योंकि हम यहां पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम यहां पर कस्टमर बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कस्टमर यहां पर मर्चेंट रेट्स एप्लीकेबल होंगे। तो जब मैंने यूएसडी बेचने, अब मेरे पास यहां पर मैंने यूरो बेच दिए, यूएसडी आ गए, अब यूएसडी बेचूंगा, आईएनआर आ जाएगा, तो ये कॉट यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर इस हिसाब से मुझे क्रॉस रेट को यहां पर कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहां पर सिंपल आपको जो चेन रूल है वो लगाना है। चेन रूल कैसे लगेगा,
तो यूरो आपको यूएसडी की दोनों साइड को इक्वल कर दीजिए। सो ये वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यूरो डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू यूएसडी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 1 यूएसडी को इक्वल कर दीजिए। सो यूरो डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू 68.10 INR। तो रेट हमें क्या चाहिए था, यूरो टू INR का रेट चाहिए था। सो यूरो टू INR वुड बी इक्वल टू 68.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। तो ये रेट यहां पर हमें मिल जाएगा। तो ये रेट कितना कैलकुलेट हो रहा है, दिस रेट कम्स आउट टू बी 68.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 68.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 दैट इज इक्वल टू 71.505, 71 तो ये जो रेट मैंने कैलकुलेट किया यूरो टू INR का, वो यहाँ पर आया 71.505। इज इट क्लियर, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब 71.505 तो आ गया, लेकिन कितने यूरो को करना था हमने, 10,000 को करना था। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर आंसर बता देंगे। सो आंसर वुड बी 715050। So that would be the amount which will be credited to the exporter's account। तो एक्सपोर्टर के अकाउंट में यहाँ पर इतना अमाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो एक दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपको, फटाफट से यहाँ पर रेपिटेशन कर दे रहा हूं। डेट इज रिलेटेड टू कि मेरे पास यहाँ पर एक्सपोर्ट बिल अवेलेबल था, मैं यहाँ पर बैंक के पास चला गया, बैंक को ये बिल बेच दिया। अब बैंक जो है जब वो कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर उसको यूरो दे देगा। अब बैंक के लिए टास्क क्या होगा कि उसने यूरोस को मार्केट में बेचना, लेकिन डायरेक्ट कॉट अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले बैंक जो है वो यूरो को मार्केट में बेचेगा, यूएसडीज को परचेज कर लेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर रेट जो कॉटेबिलिटी देखनी है वो हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, क्योंकि कस्टमर का रिलेशन है किसके साथ, कस्टमर का ट्रांजेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मर्चेंट रेट अप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पर कस्टमर परचेज करता है, कस्टमर यहाँ पर यूरो को बेचता है एंड वो यूएसडी को परचेज करता है, तो कस्टमर यूरो को किस रेट पर बेच पाएगा, जिस रेट पर बैंक खरीदने को तैयार है, जिस रेट के ऊपर बैंक खरीदने को तैयार है, यानी कि 1.05 के ऊपर खरीदने को तैयार है, उसके हिसाब से हो गया। उसके बाद जब कस्टमर के पास यूएसडी आ गए, जब कस्टमर के पास यूएसडी आ गए तो कस्टमर को यूएसडी को मार्केट में बेचना पड़ेगा। कस्टमर यूएसडी को मार्केट में उस रेट पर बेच पाएगा जिस रेट पर मार्केट जो है वो खरीदने को तैयार है, यानी कि 68.10 के ऊपर वो ऐसा कर पाएगा। तो दैट वुड बी द रेट विच बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर उसके बाद तो सिंपल और सिंपल हमने क्रॉस रेट जो था, चेन रूल जो है वो हमने अप्लाई किया है एंड हमने अपना जो आंसर था वो यहाँ पर मिल गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप यहाँ पर समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी को समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट बिल क्या है, इंपोर्ट बिल की रिटायरमेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें हम कवर अप कर लेंगे तो आप